हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लेकर आए हैं कंडक्शन या फिर कंडक्टिविटी। हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। ये जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर आपको 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। वो कौन कौन से पॉइंट है? 3 पॉइंट्स, जिसमें आपने एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कस करना था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एंड देन सेकंड आपको पढ़ना था कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर उसको हम क्या बोल रहे थे, गैल्वेनिक सेल बोल रहे थे। और जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, कंडक्शन जो है हम आयंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम कंडक्शन देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। आपने सेल पढ़ा, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो क्या होती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट ये आ गया है। ये 3 पॉइंट आपको मेनली पढ़ने थे और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 3 पॉइंट कंप्लीट होते ही तो देखो यहाँ पर जो कंडक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, ठीक है। सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, उसकी कंडक्टेंस हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। एंड जो इंसुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है सभी ने। ये जो भी पार्ट आएगा ना इसमें, ये आपने फिजिक्स के अंदर सारा पढ़ा हुआ रहेगा। तो देखो, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है, उनको आप क्या बोलोगे, कंडक्टर बोलोगे। और इंसुलेटर उनको बोलते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट नहीं होती है। तो हमें यहाँ इंसुलेटर से तो अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना, कंडक्टर से लेना देना है। तो ये जो कंडक्टर होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर तो हमें देखना नहीं, सिर्फ हमें कंडक्टर देखना है। और ये 2 टाइप के कौन कौन सा होता है, एक तो होता है बच्चों मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। एंड जो सेकेंड होता है बच्चों वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ टर्म्स देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करेंगे और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो मैं आपको पूरा कंपैरिजन करके ही करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए कि क्या चीज है ये, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो इन दोनों कंडक्टर में सबसे पहले तो डिफरेंस क्या है वो हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू भी बता सकते हैं। अब ये दोनों ही कंडक्टर है तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होगी, बट वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसकी वजह से हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेटल क्या करते हैं, मेटल करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज और किसमें चेंज हो जाते हैं, कैटायन के अंदर, ठीक है। कैटायन के अंदर चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन को यूज किया, इसका मतलब यहाँ पर फ्री कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, फ्लो की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होती है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट। तो फर्स्ट आप क्या बताओगे, करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसी को उनको आप क्या बोलते हो, मेटेलिक कंडक्टर बोलते हो। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सबसे पहले क्या होता है, आयोनाइज्ड होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले कि आपके पास में NaCl भरा हुआ है किसी सेल के अंदर, या फिर क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, पहले आयंस में टूटते हैं, ठीक है। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पर क्या बनता है, आयन बनता है। तो यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैंने इसको AB माना, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, सबसे पहले डीकम्पोज होता है किसमें, A पॉजिटिव बना है सपोज और B नेगेटिव, मतलब यहाँ पर क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, एक कैटायन बन रहा है और एक एनायन बन रहा है। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, आयंस की वजह से होगा। तो करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस,
ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब आपको कुछ नहीं करना, यही पॉइंट लेके चलना और इसी पॉइंट से इसके सारे पॉइंट्स डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड देखो, हमने क्या किया, ये जब देखा कि मेटल जो है वो किस में चेंज हो रहा है, कैटायन में। ठीक है, जैसे कि सोडियम मेटल है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये तो नहीं है ना कि सोडियम मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है या एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं ना, वो सोडियम ही रहेगा, सिर्फ उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही नहीं रही केमिकल रिएक्शन, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट फ्लो करेगा वो इस सब्सटेंस के विदाउट डीकम्पोजिशन ही करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको आ गया होगा समझ में। और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, मैंने सपोज लिया कि यहाँ पर NaCl है, तो क्या बनेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बन गए। अब वो इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, क्लोरीन गैस भी रिलीज हो जाती है, सोडियम मेटल अलग से हो जाता है। मतलब क्या हुआ, आपके पास था सॉल्ट, बन क्या गया, क्लोरीन गैस बन गई, सोडियम मेटल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें इस जो इलेक्ट्रोलाइट था या जो सब्सटेंस था उसमें कंप्लीटली क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि डीकम्पोजिशन हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड आप क्या बताओगे, यहाँ पर बताओगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या करंट फ्लो बोल सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विदाउट डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस के विदाउट डीकम्पोजिशन ही क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके अंदर जो करंट फ्लो करता है या जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो कब करेगी, फ्लो विद द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इसीलिए डॉट लगा रही हूँ आगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पर जब मेटल किसमें चेंज होता है, मेटल आयन, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो आपने ये पढ़ा हुआ भी है, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इजीली घूमता रहता है तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नेम होता है कर्नल्स। ठीक है, तो ये कर्नल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से जो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चाहिए थी वो कम हो जाती है। मतलब जिस टेंडेंसी में फ्लो करनी चाहिए वो टेंडेंसी कम हो जाती है, और जहां पर रुकावट आती है उसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में जहां कोई भी रुकावट करेगा उसी चीज को आप रेजिस्टेंस बोलते हो। तो किसकी वजह से आया रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये जो इलेक्ट्रॉन कर्नल्स है इनमें वाइब्रेशन की वजह से। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कौन आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, और किसकी वजह से आता है, ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स। ठीक है, कर्नल्स के वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस किसकी वजह से आएगा वो देखो। अब यहाँ तो आयन बन गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इसमें इंटरेक्शन हो सकता है। तो इंटरेक्शन अगर इन्हीं में हो गया तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो फिर नहीं होगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपको, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अगर आपको अच्छे से आया हो तो समझ में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने देखा था ना कि जो आयंस होते हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और फिर एक गेन करेगा। इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्योंकि पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, ये पूरा समझाया हुआ है। तो जब ये आयन एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पाएंगे, तो वहां पर कंडक्टेंस कम हो जाएगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया, आयोनिक इंटरेक्शन की वजह से। अब ये इंटरेक्शन कौन कौन सा हो सकता है, सपोज करो हमने क्या लिया, NaCl लिया और उसका एक्वस फॉर्म लिया है, मतलब वाटर के अंदर लिया है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और NaCl क्या रहेगा, सॉल्यूट।
तो सॉल्यूट के आयंस है वो इंटरेक्शन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। या फिर जो सॉल्यूट पार्टिकल के आयन है वो सॉल्वेंट पार्टिकल के आयन के साथ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल में भी तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हम ये कहें जो हमारा सॉल्वेंट था, वाटर था, उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, वो भी तो आपस में इंटरेक्ट हो जाएगा, इंटरेक्शन होगा वहां पर, तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो गाढ़ा होता चला जाएगा, तो हम उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, अगर गाढ़ा हो गया तो जो आयंस थे ये वाले ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू, यहाँ पर आप बता सकते हो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। और क्या बता सकते हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ओके। और क्या बता सकते हो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी, तो हम उसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये रेजिस्टेंस जहां पर रहेगा कंडक्टेंस कम रहेगी, उस कंडक्टर की कंडक्टेंस क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो अब अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे दोनों कंडक्टर पर क्या पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, देखो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें ये जो कर्नल्स है वो क्या करेंगे, और भी ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करा दी, इसने एनर्जी ली तो ये ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे। सेम एज इट इज छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर वो थक जाते हैं, तो क्या होगा, आपने जैसे ही उनको चॉकलेट दी तो वो उछलने लग जाते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है ना। सेम एज इट इज आपने इनको टेम्परेचर दिया, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन की वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और जहां पर रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टेंस उस कंडक्टर की क्या हो जाती है, कम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, मतलब करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो एक तो बढ़ा रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, एक कम कर रहा है, तो अपोजिट हो गए ना। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और सॉरी इंक्रीज होता है, और जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज, अपोजिट करना, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो तो कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होती है, किनकी, मेटेलिक कंडक्टर की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब हम यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखो आपको पता है कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप इसको एनर्जी दोगे तभी तो इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और आयंस बनेंगे। यानी कि फर्स्टली जब आप टेम्परेचर दे रहे हो तो आयंस ज्यादा अमाउंट में बनेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा फ्लो होगी, दैट मीन्स कंडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। तो कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बट उसके साथ साथ ही डिक्रीज भी होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर ये आयंस बढ़े तो इनमें इंटरेक्शन भी तो बढ़ेगा, और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जहाँ रेजिस्टेंस बढ़ता है वहाँ कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो फर्स्टली क्या होता है, कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज क्या होगी, कंडक्टेंस होगी, देन उसके बाद क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है ड्यू टू द आयोनिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें तो क्या होगा, डिक्रीज ही होगी, बट इसके अंदर क्या होगा, पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि एक साथ रेगुलरली पैटर्न आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये थे कंडक्टर्स, पहले मैंने आपको समझा दिया, इसके बेस पर क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या आता है, वो आता है बच्चों टेम्परेचर का।
यानी कि आपके पास टेम्परेचर जो है अगर आप इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको बताना होता है। तो आप बता सकते हो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, वो टर्म्स कौन कौन सी हैं और उनकी यूनिट्स क्या क्या है। ठीक है, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। अब देखो बच्चों, जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी आती हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है, आपने फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा हुआ है, सबसे फर्स्ट आता है कंडक्टेंस। ठीक है, और सेकेंड हम देखेंगे रेजिस्टेंस। तो अगर हम पहले रेजिस्टेंस को देख ले तो कंडक्टेंस को समझना बहुत इजी होता है। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इनहिबिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसका जो अपोजिट होता है वही क्या होता है, कंडक्टेंस। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, जी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इसका फॉर्मूला आ गया 1/r। ठीक है, हमारे पास ये दो चीजें, ये दो टर्म आपको समझ में आ गई होगी, रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, वो देखना है अभी आपको। तो इसमें बच्चों देखो एक चीज समझना, आपके पास में क्या है, एक केमिकल सेल है। ठीक है, और इस केमिकल सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है, क्रॉस एरिया सेक्शन, उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस एरिया सेक्शन क्या है, A है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होता है क्रॉस एरिया सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो फिजिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वायर लेते हैं हम, है ना, वायर की लेंथ देखते हैं, वायर का क्रॉस एरिया सेक्शन देखते हैं। तो हम यहाँ वायर तो लेंगे नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है जो कि वायर से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हम किसका देखेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रोड का देखेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। फिजिक्स में हम वायर का देखते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड्स का देखेंगे। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है उसको हमने L से रिप्रेजेंट किया, और इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस एरिया सेक्शन है उसको हमने A से रिप्रेजेंट किया, और जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट क्रॉस एरिया सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता ही आता है, आपको पता है, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन इज द रो। ठीक है, ये है रो जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस रो को ही आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर एक ही वर्ड लिखना है क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया, तो बार बार लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो देखो हमारे पास R का फॉर्मूला आ गया ना,
और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछते हैं कि क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर क्या कर दो, L जो है वो आप रख दो 1 सेंटीमीटर और A जो है वो आप रख दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की लेंथ फिक्स कर दो और इसका जो क्रॉस एरिया सेक्शन है वो भी फिक्स कर दो। इसका मतलब ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। ठीक है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस व्हेन 1 सेंटीमीटर टू distance between the two electrode is 1 centimeter and cross area section of electrode is 1 centimeter square। ठीक है, हम ऐसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका क्या आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी, तो वो आप लिख सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो। कब आया, व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे तब। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालेंगे। तो फोर्थ जो टर्म आती है वो आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से ही बहुत कुछ और आगे निकलने वाला है अगर ये समझोगे तो। और इनकी यूनिट्स भी पूछी जाती है तो आप यूनिट भी बता सकते हो, और इनके बेस पर अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। अगर फॉर्मूला पता है तो हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इजी वे में। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल पे भी अलग से वीडियो बना दूंगी, बट पहले आप ये समझो। तो इसको आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये क्या होती है, हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है G वो क्या होता है, 1/R होता है ना। और R यहाँ पर देखो क्या है, रेजिस्टेंस क्या है ये, और ये वैल्यू आप अगर इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा, G इज इक्वल टू 1/R की वैल्यू है रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस एरिया सेक्शन, यही है। अब इस पार्ट को आप अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, G इज इक्वल टू 1/रो, ठीक है, इंटू 1/L डिवाइडेड बाय A। हम A को भी ऊपर ले जा सकते हैं, L नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज समझना। अब देखो, जब आपने क्या कहा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होगी, कंडक्टिविटी। समझ आया, इसका मतलब जो 1/रो है वो किसके इक्वल आएगी, कंडक्टिविटी के इक्वल आएगी। और जो ये कंडक्टिविटी होती है इसको हम कापा से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स के। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी, एंड कापा क्या होती है, कंडक्टिविटी। क्लियर है ये चीज। तो 1/रो इज इक्वल टू क्या है, कापा। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो देखो, G इज इक्वल टू क्या आया, कापा डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू क्रॉस एरिया सेक्शन। अगर देखो हम ये 1 कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंडक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वही क्या होगी, कंडक्टेंस। मतलब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। समझ आई ये चीज। ठीक है, अब एक चीज और समझना, जो L/A होता है, मतलब इसका अगर कोई भी एक सेल है, इसकी अगर 2 इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ हमने फिक्स कर दी, क्रॉस एरिया हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है, तो हमारे पास एक टर्म आती है, वो क्या, सेल कांस्टेंट। क्योंकि हमने वैल्यू फिक्स कर दी तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आता है, L/A। और इस सेल कांस्टेंट को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं G* से। तो यहाँ पर देखो हम L/A की जगह G* भी लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास और फॉर्मूला क्या आएगा वो देखना है। तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं वहां का इरेज करके और वहां समझा सकूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो मैंने यहाँ लिखा है कंडक्टिविटी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, या फिर आप यहाँ समझ लो यहाँ पर। ठीक है, देखो
आपके पास क्या आया था, G इज इक्वल टू के, दैट मीन्स कापा 1 बाय लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस एरिया सेक्शन। और मैंने अभी अभी बताया ये क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट, दैट मीन्स कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू सेल कांस्टेंट। तो अगर यहाँ से आपको कंडक्टिविटी निकालना है तो कापा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। देखो अब इसकी हेल्प से हम कापा की यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने अभी बताया कि जब आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी क्या होती है तो आप क्या कहोगे कि जो L इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लिख के क्या बताओगे कि अगर ये दोनों 1 1 रख दिया जाए तो जो कंडक्टेंस होगा, सॉरी रेजिस्टेंस होगी सेल की, वही क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगी, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर जो ये फॉर्मूला आया है इसमें भी तो आप L और A की वैल्यू 1 1 पुट कर दोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो अगर हमने L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रखा और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा तो क्या आ जाएगा, G दैट मीन्स कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो हम कंडक्टिविटी की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप सभी को ये चीज समझ आई होगी। अब हमें क्या करना है, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और इसकी हेल्प से हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या हमें ध्यान में रखना है, ये जो कापा है इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, G और G स्टार की वैल्यू, मतलब कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट की यूनिट पता होनी चाहिए। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, अच्छा कंडक्टेंस का फॉर्मूला भी पता है, और कंडक्टेंस में यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट आनी चाहिए। तो हम आराम से सारी यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक, किसकी, आपके पास में क्या है, ये रो है ना, रेजिस्टिविटी, इसकी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर फॉर्मूले याद है तो आप सारे कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, साइड में सारे फॉर्मूले लिखने हैं और फिर हम यूनिट्स करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब जल्दी से यूनिट कर लेते हैं। अभी देखो बच्चों, हम यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं सभी की। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसको सबसे पहले किसने बताया था, ओम साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। और उसी ने इसकी जो यूनिट है वो क्या बताई थी, ओम बताई थी। ये ध्यान रख लेना, किसकी है ये यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट है, दैट मीन्स आर की यूनिट है। और हमें पता है कि जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, उसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 1 बाय R। अब R की यूनिट हमें पता है जो कि क्या होती है, ओम होती है, तो 1 बाय ओम लिखोगे, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, ठीक है। यानी कि इसको ऊपर ले जाओ तो इनवर्स लगेगा, या इनवर्स का मतलब क्या है, ओम का अपोजिट, यानी कि, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, महू लिख सकते हैं, उल्टा कर दो, MHO, महू, ठीक है। ये किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की यूनिट है। अब आपको निकालना है किसकी, G स्टार की, दैट मीन्स सेल कांस्टेंट की। अगर हम सेल कांस्टेंट की यूनिट निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, बहुत इजी है, वो क्या था, G स्टार, दैट मीन्स लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस एरिया सेक्शन। लेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर या फिर मीटर, तो कोई भी एक लिख लो आप, सेंटीमीटर, और नीचे क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ तो 1 बाय सेंटीमीटर आया, और करके आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स, और करके लिख सकते हो मीटर इनवर्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब एक चीज और मैं बताने वाली हूँ, ये जो ओम है ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, बट एसआई यूनिट जो होती है इसकी वो साइमन होती है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जहां भी आप ओम लिखोगे ना वहां आप एस भी लिखोगे, दैट मीन्स साइमन, ठीक है। अब यहाँ पर सेल कांस्टेंट का पता चल गया। अब हमें क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी की और रेजिस्टिविटी की हमें निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, सिंपल है। देखो हमने ये कहा था अगर हम कंडक्टिविटी निकाल ले तो रेजिस्टिविटी की भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला आता है। इसके बेस पर देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कंडक्टिविटी की, और कंडक्टिविटी क्या थी, कापा। कापा का फॉर्मूला क्या था, G इंटू G स्टार,
ठीक है। जी क्या था? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? ओम इनवर्स। तो आप क्या लिखोगे? ओम इनवर्स, ठीक है। और इसकी क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। किसकी? सेल कांस्टेंट की, तो क्या लिखोगे? सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट आ गई? कंडक्टिविटी की आ गई, ठीक है। ओम इनवर्स है, ओम को आप क्या लिख सकते हो? साइमन। तो ऐसे लिख सकते हैं साइमन इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये किसकी आ गई? कंडक्टिविटी की। ऐसे ही आपको रेजिस्टिविटी की निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था। क्या होती है? जो कापा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा, ये वाला ही तो था। अगर इसकी पता है तो इसकी बता सकते हो, मतलब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें तो इनवर्स लगा हुआ है, इसमें इनवर्स मत लगाओ, तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इंटू सेंटीमीटर। अच्छा, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है? महो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा समझना है, यूनिट्स बहुत इजी है। इसकी यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, ए बी सी डी, उसमें से बताना होता है। तो आपको इनमें से क्वेश्चन मिलेगा जिसमें यूनिट्स पूछी जाएगी, तो यूनिट आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर याद है तो आप यूनिट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यूनिट नहीं कर पाओगे। तो बच्चों ये वाला पोर्शन जो है जिसमें हमने 4 टर्म्स पढ़ी, अभी हमें 2 टर्म्स और पढ़नी है, वो मैं करवाने वाली हूँ। तो जो 4 टर्म्स पढ़ी है उनकी मैंने यूनिट भी आपको बता दी है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्लियर। आप देखो नेक्स्ट टर्म और कौन सी आएगी। हमने 4 टर्म्स पढ़ ली थी बच्चों, जो 5th टर्म्स आती है वो आती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे कैप बनाओ, ठीक है, और नीचे एम का साइन लगाओ, यही क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी। तो एक्चुअल में मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है वो देखो। आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी एक लगा लो। इस सेल के अंदर क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपने क्या लिया है? 1 मोल लिया है, और इसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसी को ही आप क्या बोलोगे? सिंपल मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है? 1 मोल है। आपने इसकी वॉल्यूम नहीं पता, सिर्फ ये पता है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ना हमें इसकी कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं निकालना, वो देखो। 1 मोल आपके पास क्या है? सॉरी, जो हम मोल लेते हैं वो कंसंट्रेशन ही तो होती है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? इसकी डेफिनेशन बतानी है। तो हम क्या बताएंगे? हम ये बताएंगे कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। यही होता है ना, कंडक्टेंस बोल सकते हो कंडक्टिविटी, लेकिन कब? जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया जो है इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो वही केस हम लेकर चल रहे हैं, तो उसी कंडक्टेंस को आप कंडक्टिविटी भी बोलोगे, ठीक है। आप देखो बच्चों, यहाँ पर सिंपल मैंने डेफिनेशन बताई है, आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हो। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोलाइट is 1 centimeter and cross area section, sorry electrolyte नहीं electrode, ठीक है, and cross area section of electrode is 1 centimeter square। इसके साथ आगे ऐड कर सकते हो आप, लेकिन सिंपल वे में मैंने डेफिनेशन बताई है आपको, ठीक है। आप देखो, जहां पर कंसंट्रेशन की टर्म है मोल है आपके पास, तो इसका मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसकी हमें कंडक्टेंस निकालनी है। तो हमें कंडक्टेंस निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर है नहीं। एक्चुअल में कंडक्टेंस होती क्या है? कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है, दैट मीन्स कापा, है ना। वो कापा को आप क्या बोलते हो? कंडक्टिविटी तो बोलते हो,
अब ये जो कंडक्टिविटी है ये हमें चाहिए, तो एक्चुअल में जो कंडक्टिविटी होती है वो हमें वॉल्यूम से पता चलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो कंडक्टेंस है 1 ml सॉल्यूशन की, वही क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी होती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, नॉट मोल, ml मिलीलीटर, ठीक है, ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या चाहिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम तो आपको पता ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ये पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी, क्योंकि जहां पर मोल की टर्म आ गई इसका मतलब हम वहां पर मोलरिटी निकाल सकते हैं। मोलरिटी क्या होती है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वॉल्यूम किसमें है, लीटर के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलरिटी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या है, 1 मोल है, एन इज इक्वल टू क्या है, 1 मोल है। इसका मतलब ये पुट करोगे तो वॉल्यूम हमारे पास किस में आ गई, लीटर में, कितनी आई, 1/mi, ठीक है। अब आपको पता है वॉल्यूम हमारे पास आ गई है, और इस वॉल्यूम की लीटर के अंदर जो यूनिट है वो क्या होगी, 1/m। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो यहाँ मोल पर लीटर लिखोगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, लीटर पर मोल। यूनिट आ गई ना, वो क्यों बता रही, क्योंकि हमें आगे इसकी भी यूनिट निकालनी है, इसीलिए। अगर पहले निकालोगे तो इजी है, नहीं निकालना तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर वॉल्यूम किस में है, लीटर में, हमें किस में चाहिए, मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर आएगा, क्योंकि हमने लेंथ क्या ली थी, 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस एरिया सेक्शन क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर लेते हैं तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, तो वहां पर वॉल्यूम क्या होगी, 1 मिलीलीटर होगी। उसी की कंडक्टेंस जो है उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो हमें तो मिलीलीटर में चाहिए, तो लीटर को आप मिलीलीटर में चेंज कर सकते हो ना। मिलीलीटर के लिए क्या आ जाएगा, हमें मिलीलीटर में चेंज कर दिया, 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, सिंपल। तो देखो अब ये चीज अगर आपको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। वी नो दैट, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वी नो दैट, ये मैंने समझाने के लिए पहले बताया था कि जो कंडक्टेंस होती है ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो क्या होती है, कापा के इक्वल, मतलब कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, ये हमारा VmL है ना, एक्चुअल में ये क्या है हमारा V, वॉल्यूम ही तो है, तो वो हमें इसकी कंडक्टेंस देखनी है, तो वो क्या हो जाएगी, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब जो ये कंडक्टेंस आई है ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, और ये क्या आ गई, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर इसकी यूनिट निकालनी हो आपको तो कैसे निकालोगे, तो एक तो आपको कापा की यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है। एक हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, देखो जब हमने लीटर में लिया तो हमने लिखा लीटर पर मोल इसकी, बट हम यहाँ पर वॉल्यूम किस में ले रही है, पूरी वॉल्यूम की टर्म है ना, 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी वॉल्यूम की तो टर्म है, ये मिलीलीटर में ले रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो यूनिट है वो क्या हम लिखेंगे, मिलीलीटर पर मोल। मैं यहीं पे समझा देती हूँ ताकि वहां पर इजी हो जाएगा। और हमें पता है, वी नो दैट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल। इसका मतलब इसकी जो यूनिट है 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, इसकी हमें यूनिट यहीं से ही हमने निकाल ली। ये आपको यहाँ पुट करनी है। कापा की यूनिट आपको याद होनी चाहिए, क्या थी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, याद है ना। तो आप क्या करोगे, इसकी यूनिट निकालोगे, तो इसकी यूनिट में यहाँ पर निकाल रही हूँ, ठीक है। यूनिट क्या होगी, देखो कापा की जो यूनिट है वो कितनी होती है, ओम इनवर्स
सेंटीमीटर इनवर्स। और 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। इसकी यूनिट मैंने यहीं पे बता दी। या बहुत ही सिंपल है, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है ना। आप नीचे यहाँ पर मोल पर लीटर लिखोगे, लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा। बट ये वॉल्यूम लीटर में नहीं है, किसमें है, मिलीलीटर में है। तो आप मिलीलीटर पर क्या लिखोगे, मोल लिखोगे। यही तो चीज आ गई, यही चीज मैंने पहले समझा दी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इंटू सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल, ये लिखोगे ना। आप देखो ये तो इनवर्स में, इसका मतलब ये नीचे है, ये ऊपर है, ये माइनस का नहीं है प्लस का है, ठीक है। पहले से ही डॉट लगा हुआ था, ये मत सोचना। तो यहाँ पर एक पेंसिल हो गया, तो क्या आएगा, इसकी यूनिट आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर बचा ना, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अब ये नीचे मोल है तो हम ऊपर लेके जाएंगे तो किस में आएगा, मोल इनवर्स, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अच्छा, ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइमन इनवर्स, क्योंकि ओम का मतलब साइमन, मैंने बताया था मतलब का है कि एसआई जो यूनिट होती है ना, वो किसमें होती है, साइमन में होती है, रेजिस्टेंस की, ठीक है। और ओम में भी हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पर साइमन भी लिख सकते हैं। अगर ओम का इनवर्स है तो साइमन का भी इनवर्स आएगा, ठीक है। तो और करके हम लिख सकते हैं साइमन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपके पास ये बहुत सारी किसी भी एक टर्म में आ सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर भी आ सकता है। तो आपको ये तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बहुत ही छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बच्चों ये जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इसी से रिलेटेड है और बहुत ही इजी है, ठीक है। वो क्या है, मैं यहीं पर इसी में ही पूरा मेथड एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है। अच्छे से समझना आप लोग। इसके अंदर बच्चों जो 6th आएगा वो क्या आएगी, देखो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। 6th आपके पास आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैप, एंड यहाँ पर लिखोगे इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसमें आपने 1 मोल लिखा ना, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट था वो अब 1 मोल नहीं है, वो हमारे पास क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, या 1 इक्विवेलेंट लिख दो आप, ठीक है। और इक्विवेलेंट टर्म का मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी, अगर आपको पता हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप 1 मोल की जगह क्या लिखोगे, 1 इक्विवेलेंट लिखोगे। और यहाँ पर जो आपके पास आएगी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, वो क्या आएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है। अब इसमें देखो आप, तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा सा हो गया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो ये वाली टर्म है वो तो सेम ही आनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मोलरिटी लिया आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी लेना है, ठीक है। ये वाली टर्म मैं पूरी हटा रही हूँ, ये मैं थोड़ी देर बाद में बता दूंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मेलिटी लेना है, ठीक है। और नॉर्मेलिटी क्या होती है आप सभी को पता है, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही होता है ना। हमें वॉल्यूम चाहिए, सेम वही चीज है बच्चों, जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में था वही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल, यहाँ पर इक्विवेलेंट आएगा, और इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वहां पर लिखे 1 इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये क्या है, 1 है ये वैल्यू, ये हमने 1 पुट कर दी, ठीक है। बट यहाँ मोलरिटी की जगह क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा। आप देखो जो मोल है उसकी जगह क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट लिखोगे। समझ आ रहा है, अच्छे से देखते जाओ। अगर नहीं आया हो तो दोबारा बताते हैं, ठीक है। देखो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी आपकी वैल्यू जो है, या हम ये कहें हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, और इसकी हमें क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है या कंडक्टेंस निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे,
तो वो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो देखो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है उसका क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है मास। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट किससे रिलेटेड होता है, नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लीटर। तो मैंने इक्विवेलेंट ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी आ जाएगा क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए। अब ये लीटर के अंदर है तो ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 है, वहां पर लिखा हुआ है तो 1 लिख दिया। नॉर्मेलिटी एज इट इज है। नॉर्मेलिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो इक्विवेलेंट पर लीटर, लीटर नीचे आया तो लीटर ऊपर चला जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब ऐसे ही तो आया 1 डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर। इसके भी डिवाइड में है तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, इतना कॉमन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अब हमें जो वॉल्यूम है वो किसमें चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए। ये रहा, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 आ गया, ठीक है। अब इसकी अगर आपको यूनिट निकालनी है तो निकाल सकते हो ना, वो हम बाद में करेंगे जब यूनिट निकालेंगे तब। इतना आपको समझ आ गया। अब देखो अभी मैंने कहा कि ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, नॉर्मेलिटी लिखोगे क्योंकि यहाँ नॉर्मेलिटी है, ठीक है। वो क्या इसके किसके इक्वल आएगी, कापा के इक्वल। इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी, और यहाँ पर भी क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा। इजी तो है, सेम उसी की तरह करना है। वहां मोलरिटी था, यहाँ नॉर्मेलिटी है, बस, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, कापा की हमें पता है, कापा की कितनी होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है। अब 1000 बाय नॉर्मेलिटी क्या है, वॉल्यूम ही तो है। इसकी निकालोगे तो क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड, सॉरी लीटर, ये मिलीलीटर में चेंज हो गया ना, मिलीलीटर डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। आप यहाँ पर ग्राम जी इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है एक्चुअल में, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ये समझ लो आप, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आप पुट करोगे तो लैम्डा नहीं सॉरी कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, कापा की है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल होना ही है, तो क्या आएगी इसकी यूनिट, ग्राम ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। यहाँ पर पहले क्या था, मोल इनवर्स था ना, अब क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ गया। पहले वाला पोर्शन तो सेम ही है। तो ये थी नेक्स्ट टर्म। आई होप सभी को समझ में आई होगी, और बच्चों है भी बहुत इजी। लेकिन जब आप इसकी डेफिनेशन लिखो तो आपको यहाँ पर मेंशन भी करना है, व्हेन लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस एरिया सेक्शन क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये मेंशन कर लेना, मैं साथ साथ यहाँ पर लिख ही देती हूँ, व्हेन L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने सीधा लिख दिया, आप इसको पूरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को अच्छे से ये 5 की 5 टर्म्स समझ में आई होगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है यहाँ पर भरा हुआ है, अगर इसको हम डाइल्यूट कर देते हैं तो इसकी जो कंडक्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या लॉज है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।